प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इस पार्ट के में जो हम पढ़ेंगे उसके द्वारा ही हमें पता चलता है कि कैसे जो लक्षण हैं या जो कैरेक्टर्स हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। बच्चों, ये हमारी जो इकाई है उस इकाई का हमारी तीसरी जो इकाई है उसका पहला पार्ट है और ये है आनुवंशिकी तथा विकास, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ये जो हमारा पार्ट है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। बच्चों, ये पार्ट इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो पार्ट है, यह जो इकाई है, यह आपकी ब्लूप्रिंट के हिसाब से सबसे ज़्यादा अंक जो हैं इस इकाई के हैं। 18 अंक के प्रश्न जो हैं वो इस इकाई से पूछे जाते हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। साथ में इस इकाई के में जो प्रश्न आते हैं उनके उत्तर यदि आप बिंदुवार सही लिखते हैं तो बच्चों आपको पूरे अंक मिलते हैं। वैसे ही अंक मिलते हैं जैसे कि अंक गणित में मिलते हैं, पूरा सही तो पूरे अंक। तो अब हम शुरुआत करते हैं हमारे इस पार्ट की जो है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। अब इसमें बच्चों ये चीज़ सबसे पहले है कि एक एक हम बिंदु कौन से पढ़ने जा रहे हैं। तो ये बिंदु जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। आप इन सब बिंदुओं को नोट करते जाइए और मैं उन बिंदुओं को यहाँ पर संक्षिप्त में आपको समझाती जाऊँगी। पहला बिंदु है हमारा आनुवंशिकी की परिभाषा। उसके पश्चात हम देखेंगे शब्दावली कि कौन कौन सी ऐसी शब्दावली है जो हम यहाँ उपयोग में बार बार लेके आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे मेंडल, जिसने कि फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिकी का पितामह कहा जाता है, उनका सामान्य परिचय। उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया ये हम देखेंगे। हम मेंडल के नियम देखेंगे। मेंडल ने 3 नियम दिए आनुवंशिकता के। मेंडल का प्रथम नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम पृथक्करण का नियम, तीसरा जो नियम है स्वतंत्र अपवहन का नियम, और उसके पश्चात हम देखेंगे मेंडल के नियम के अपवाद कि ऐसी सारी घटनाएं, ऐसे सारी नियम जो कि मेंडल के दिए हुए आनुवंशिकी के नियमों का पालन नहीं करते हैं। इनमें हम पढ़ेंगे अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता एवं बहुकारक, और इसके पश्चात हम पुनरावृत्ति कर हम आपको गृह कार्य देंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आनुवंशिकी की परिभाषा। आनुवंशिकी या जेनेटिक्स क्या होता है? तो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, इसे ही हम आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। जैसे आप जो हैं वो अपने मम्मी पापा के जैसे दिखाई देते हैं, आपके मम्मी पापा आपके दादा दादी या नाना नानी के जैसे दिखाई देते हैं। तो कुछ लक्षण जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे स्थानांतरित होते हैं, इसे ही हम आनुवंशिकी कहते हैं। दूसरा बेटा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है विविधता, वेरिएशन। तो जो जनक होते हैं या माता पिता जो होते हैं उनका और उनकी संतानों में जो अंतर होता है इन दोनों के बीच में, इसे ही हम वेरिएशन या विविधता कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बच्चों हम आते हैं उस शब्दावली पर, वो सारे टर्म्स जो हम इस जेनेटिक्स पढ़ने के दौरान उपयोग में लाएंगे। तो उन टर्म्स को या उस शब्दावली को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक एक करके आप यहाँ देखते जाइए। पहला जो है वो है जीन या कारक, जिसे हम आज जीन कहते हैं। मेंडल ने उनको कारक या फैक्टर कहा था। जीन अर्थात डीएनए का वह छोटा भाग, डीएनए का वह छोटा खंड जिसमें कि आनुवांशिक सूचनाएं निहित रहती हैं, और ये आनुवांशिक सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। जिन कारकों के द्वारा होती हैं, जिन फैक्टर्स के द्वारा होती हैं, उसे ही हम जीन कहते हैं। तो पहला जो हमारा वो है बिंदु या पहला जो हमारा शब्द है वो है जीन। उसके पश्चात बात आती है संयुग्मी, समयुग्मी एवं विषमयुग्मी, होमोजाइगस एवं हेट्रोजाइगस। होमो यानी समान, एक एलील जोड़े में यदि दोनों ही कारक समान होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो उन्हें हम कहते हैं समयुग्मी। और ये जो कारक होते हैं, वो जो दोनों कारकों के जोड़े में जो कारक होते हैं, वो जो यदि अलग अलग होते हैं तो उसे हम कहते हैं विषमयुग्मी। इसके पश्चात बात आती है जीन लोकस। जैसे हम यदि किसी विशिष्ट स्थान पर ही रोज बैठते हैं, हमारी कोई एक विशिष्ट पोजीशन है, वैसे ही गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन का एक विशिष्ट बिंदु होता है। प्रत्येक जीन के लिए एक विशिष्ट स्थिति होती है, उसे हम जीन लोकस कहते हैं। इसके पश्चात हम जो पढ़ेंगे वो होगा एक संकर क्रॉस। यदि हम एक ऐसा क्रॉस करते हैं जिसमें हम सिर्फ एक लक्षण अर्थात हमने मान के चलिए लंबाई का लक्षण लिया, या हमने रंग का लक्षण लिया, या हमने बीज के आकार का लक्षण लिया, तो यदि हम एक ही लक्षण के 2 विपरीत उनके बीच में क्रॉस करवाते हैं तो इसे हम एक संकर क्रॉस या मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं।
बच्चों दूसरा होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस या दिव संकर क्रॉस। दिव जैसा कि नाम से पता चल रहा है, दी मीन्स टू। यदि हम दो कैरेक्टर लेते हैं, दो फैक्टर्स लेते हैं, दो कैरेक्टर के लिए अलग अलग फैक्टर्स के बीच में हम क्रॉस करवाते हैं, तो ऐसे क्रॉस को हम कहते हैं दिव संकर क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे हमने बीजों का रंग भी ले लिया और बीजों का आकार, रंग और आकार ये दो अलग अलग लक्षण हैं, तो दो लक्षणों के बीच में हम क्रॉस करवा रहे हैं, तो ये होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसके पश्चात हम देखेंगे जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप जो जीन की संरचना होती है, जीन का अपना एक फ्रेमवर्क होता है, एक विशिष्ट फ्रेमवर्क होता है जीन का। हर एक व्यक्ति में, हर एक इंडिविजुअल में ये बिल्कुल अलग अलग रहता है। तो जीन का जो फ्रेमवर्क है, जीन का जो समूह है, उसे हम कहते हैं जीनोटाइप। और फिनोटाइप जो बाह्य आकार की होती है, बाह्य लक्षण होते हैं, जिनको कि देख के आप कह सकते हैं कि ये आम का पेड़ है, या ये अमरूद का पेड़ है, या ये जो है गाय है, जिसको हम बाहरी लक्षणों को देख के, बाह्य कारिकी को देख के हम पहचान लेते हैं। तो ये बाह्य कारिकी या बाह्य लक्षणों का अध्ययन जो है उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। तो ये सारे के सारे बिंदु हुए या सारी की सारी टर्मिनोलॉजी या शब्दावली है जिनको हम बार बार यहाँ उपयोग में लेके आएंगे। अब बच्चों हम देखेंगे मेंडल का परिचय। मेंडल एक महान पादरी, एक बाद में हम ये कह सकते हैं कि महान वैज्ञानिक, जब उन्होंने जेनेटिक्स का अध्ययन कर लिया और इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिकी का पितामह भी कहा जाता है। यहाँ इनके चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो थे मेंडल, वो कोई वैज्ञानिक नहीं थे शुरुआत में, वो एक चर्च में पादरी थे। जैसे हमारे यहाँ मंदिरों में पुजारी होते हैं, वैसे ही चर्च में पादरी होते हैं। ये वहाँ चर्च में पादरी थे और इनके चर्च के पीछे एक गार्डन लगा हुआ था, एक बगीचा था, और उस बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे। तो उनका रोज वो जब चर्च में रहते थे तो उनको वो ध्यान से देखते थे। तो उन्होंने देखा कि जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें अधिकतर पेड़ पौधों में अलग अलग रंग के फूल हैं, अलग अलग प्रकार की शाखाएं हैं, अलग अलग प्रकार के फल हैं। तो उन्होंने मटर का जो पौधा है उसको बहुत ध्यान से देखा, तो उन्होंने देखा कि इसमें तो बहुत विभिन्न प्रकार के लक्षण होते हैं। तो उनके मन में एक ख्याल आया, क्यों ना इन पौधों को लेकर कोई प्रयोग किया जाए कि कैसे ये लक्षण जो हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। बच्चों एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुना। ये प्रश्न भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव ही अपने प्रयोगों के लिए क्यों किया। तो इसको आप देखिए, एक एक करके यहाँ लक्षण देखते जाइए कि मटर के पौधे का चुनाव ही उन्होंने क्यों किया। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि मटर का जो पौधा होता है वो द्विलिंगी होता है, अर्थात मटर के पौधे में दोनों ही लक्षण पाए जाते हैं, दोनों ही प्रकार के यहाँ पे कैरेक्टर होते हैं, मेल पार्ट्स भी होते हैं और फीमेल पार्ट्स भी होते हैं, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया। दूसरा, मटर का पौधा जो होता है वो 1 वर्षीय होता है। 1 वर्षीय अर्थात कि जब हम बीज लगाते हैं और फिर पौधा बढ़ता है और उसी साल उसमें फल भी आ जाते हैं, तो बहुत आसानी से एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी का अध्ययन करना भी आसान होता है, इसलिए इन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया। तीसरा, मटर का पौधा लगाना बहुत ही आसान होता है, आसानी से इसके बीज उपलब्ध हो जाते हैं, पौधा भी आसानी से लग जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये थी कि मटर के एक ही पौधे में या मटर के पौधे में बहुत विभिन्न प्रकार के 7 जोड़ी जो हैं वो लक्षण पाए जाते हैं। यहाँ आपको चित्र में ये दिखाई भी दे रहा है कि कैसे अलग अलग लक्षण यहाँ है। शीट का जो आकार है वो अलग अलग है, फूल का जो कलर है, वो फूल का जो रंग है वो अलग अलग है, साथ में इसकी जो फलियाँ हैं वो आपको अलग अलग दिखाई दे रही हैं। कुछ एक्सियल है, कुछ टर्मिनल है, कुछ सिकुड़ी हुई हैं, कुछ गोल बीज हैं, कुछ जो हैं वो ग्रीन है, येलो है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक ही पौधे में चूंकि यहाँ बहुत सारे प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, इसलिए मटर के पौधे का चुनाव मेंडल के द्वारा अपने प्रयोगों के लिए किया गया। तो ये प्रश्न यदि पूछा जाता है आपसे तो आप समझ के बिंदुवार इस प्रश्न का उत्तर भी लिख पाएंगे। इसके साथ साथ बच्चों आप ये भी लिख सकते हैं कि मटर का जो पौधा होता है उसमें स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन होता है। स्वपरागण जैसा कि हमने पिछले पाठों में पढ़ा था कि उसी पुष्प के, मटर के जो एक पुष्प है उस पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आसानी से स्थानांतरित हो जाते हैं। तो स्वपरागण होने के कारण भी मटर के पौधे का चुनाव करना मेंडल के लिए अपने प्रयोगों के लिए सही था।
इसके पश्चात बच्चों हम बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर आ रहे हैं और हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडल के नियम। मेंडल ने अपने प्रयोग करने के बाद 3 नियम दिए जिन्हें कि मेंडल के नियम के नाम से जाना जाता है। और ये जो नियम है वो मेंडल का प्रथम नियम, मेंडल का द्वितीय नियम या मेंडल का तृतीय नियम, इस हिसाब से भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, या फिर जो नियम है उनके नाम को लेके भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला नियम, जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था बच्चों, कि जब भी हम कोई नियम लिखते हैं, कोई लॉ लिखते हैं, तो वो हमें इन्वर्टेड कॉमा में लिखना चाहिए और साथ में वो एक प्रॉपर शब्दावली या प्रॉपर टर्मिनोलॉजी में होना चाहिए। तो मेंडल का प्रथम नियम यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। मेंडल का जो प्रथम नियम है, इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में एक लक्षण अपने प्रभाव को प्रदर्शित करता है, उसे हम प्रभावी, और जो लक्षण प्रदर्शित नहीं हो पाता या अपने प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता उसे हम अप्रभावी कहते हैं। ये नियम है मेंडल का प्रथम, या जिसे हम कहते हैं प्रथम नियम या प्रभाविता का नियम। अब यहाँ दिखाई दे रहा है आपको इस चित्र में कि जब एक लंबे पौधे का, चित्र में देखिए ध्यान से, जब एक लंबे पौधे का क्रॉस एक बौने पौधे से करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में, यहाँ देखिए आप, F1 पीढ़ी में हमें जितने भी पौधे मिल रहे हैं वो सारे के सारे पौधे लंबे होते हैं। अर्थात यहाँ जो लंबेपन का गुण है वो लंबेपन का गुण अपने प्रभाव को प्रदर्शित कर पाया, इसे हम प्रभावी या डोमिनेंट कह रहे हैं। और जो बौनेपन का गुण है, बौनेपन का जो लक्षण है वो अपने प्रभाव को नहीं दिखा पाया, इसे हम अप्रभावी या रेसेसिव कहते हैं। तो इस रे डायग्राम के द्वारा, इस चित्र के द्वारा आप इस नियम को अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। तो परीक्षा में यदि मेंडल का प्रथम नियम आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको लिख लेंगे। अब है मेंडल का दूसरा नियम, और मेंडल का द्वितीय नियम जो है वो नियम कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसे हम कहते हैं पृथक्करण का नियम। इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ा, देखिए आप स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रहा है, जब एक जोड़ा विपरीत लक्षणों को एक संकर क्रॉस में साथ साथ लाया जाता है तो ये एक दूसरे से बिना मिश्रित हुए साथ साथ रहते हैं व युग्मक निर्माण के दौरान, बच्चों यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, युग्मक निर्माण के दौरान ये पूर्ण रूप से अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ दिखाई दे रहा है इस एग्जाम्पल में कि जब हम एक लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से करवा रहे हैं तो प्रथम नियम के अनुसार F1 जनरेशन में हमें सारे पौधे जो मिलते हैं वो लंबे होते हैं, परंतु F2 जनरेशन में जाते समय गैमेट निर्माण के दौरान जब युग्मक का निर्माण हो रहा है तो जो स्मॉल टी है, स्मॉल टी जो बौनेपन के लिए है और कैपिटल टी जो लंबेपन के लिए है, तो ये जो स्मॉल टी है वो स्मॉल टी युग्मक निर्माण के दौरान ये कारक अलग हो जाते हैं। और यहाँ ध्यान से देखिए कि F2 जनरेशन में हमें 3 पौधे लंबे मिलते हैं और एक पौधा जो है वो बौना मिलता है। तो यहाँ पर एक पौधा बौना मिलने का कारण ही ये है कि युग्मक निर्माण के दौरान ये जो फैक्टर या कारक होते हैं वो अलग हो जाते हैं और अपने प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको साइड में दिखाई दे रही है, जीनोटाइप रेशो और फिनोटाइप रेशो। तो फिनोटाइप का मतलब होता है कि बाहर से देखने पर तो आपको 3 पौधे लंबे हैं और एक पौधा बौना है, परंतु यदि हम इनका जीनोटाइप देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि एक जो है, हमें पता चलेगा कि एक पौधा जो है वो शुद्ध लंबा है, प्योर टॉल है, 2 जो हैं वो हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब उसमें एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी है, और जो एक पौधा है जिसमें दोनों ही स्मॉल टी हैं वो बौना है। तो 1:2:1 जो है वो जीनोटाइपिक रेशो है और 3:1 जो है वो फिनोटाइप। अब बच्चों हम आते हैं मेंडल के तृतीय नियम पर, थर्ड लॉ ऑफ मेंडल। ये जो नियम कहलाता है स्वतंत्र अपवूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस नियम के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस करवाया जाता है तो इन लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण से प्रभावित नहीं होती। दोनों ही लक्षण अपने प्रभाव को स्वतंत्र रूप से प्रकट करते हैं, इसलिए हमने इसको स्वतंत्र अपवूहन का नियम कहा। और इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि उनके जो लक्षण प्रकट करने वाले कारक जो होते हैं वो अलग अलग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं और अपने प्रभाव को स्वतंत्र रूप से प्रकट करते हैं।
अब ये जो हमारा नियम है, तीसरा नियम मेंडल का, जिसे हमने कहा स्वतंत्र अपवहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जैसा कि मैंने आपको नियम में बताया था, यहाँ आप चित्र में देखिए, यहाँ ये एक चेकर बोर्ड या पुन्नेट क्रॉस के द्वारा हम इस नियम को समझा सकते हैं। इसमें दिव्यशंकर क्रॉस हम करवाते हैं। दिव्यशंकर क्रॉस अर्थात हम यहाँ दो लक्षण एक साथ ले रहे हैं, गोल और पीले बीज और साथ में जो है वो सिकुड़े हुए और हरे बीज, इन दोनों के बीच हम क्रॉस करवा रहे हैं। तो F1 जनरेशन में हमें जितने भी बीज मिलते हैं वो सारे के सारे बीज गोल एवं पीले हैं, परंतु जब हम F2 पीढ़ी के लिए इनमें युग्मक का निर्माण होता है, गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ आप देखिए अलग अलग जो गैमेट हैं, इन 4 गैमेट का क्रॉस दूसरे 4 गैमेट से जब कराया जाता है, मेल एंड फीमेल, तो हमें जो मिलते हैं यहाँ पर जो बीज और का कलर और जो शेप है वो हमें 9:3:3:1। यहाँ आप ध्यान से देखिए, 9 जो बीज हैं हमें वो गोल और पीले मिल रहे हैं, 3 जो बीज हैं आपके वो गोल और हरे हैं, बाकी के जो 3 बीज हैं आपके वो सिकड़े हुए और पीले हैं, और एक जो बीज होता है, सिर्फ एक बीज हमें ऐसा मिलता है जो कि हरा और सिकुड़ा हुआ है। अर्थात यहाँ जो हमें क्रॉस मिल रहा है, जो हमें रेशो मिलता है, वो हमें 9:3:3:1। बच्चों, पेपर में भी एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए 9:3:3:2 का अनुपात क्या है, या मेंडल के तृतीय नियम के द्वारा इसको सिद्ध कीजिए। तो आप इस प्रकार से ये क्रॉस बना के आप आसानी से सिद्ध कर पाएंगे। बच्चों, हमारा जो अगला बिंदु है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और ये है मेंडल के नियम के अपवाद। जैसा कि आप अपवाद शब्द का अर्थ जानते हैं कि जो इन नियमों का पालन नहीं करते या यहाँ पे जो परिणाम है वो मेंडल के नियम के अकॉर्डिंग या उनके अनुसार नहीं आते, तो हम इन्हें कहते हैं मेंडल के नियम के अपवाद। इनमें हम बिंदुवार 3 चीज़ें पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा हम पढ़ेंगे सहप्रभाविता, कोडोमिनेंस, और तीसरा हम पढ़ेंगे बहुकारक या मल्टीपल एलिल। अब हम अपना पहले बिंदु पर आते हैं, अपूर्ण प्रभाविता। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जब एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के बीच में हम क्रॉस करवाते हैं तो दोनों ही लक्षण, यहाँ ध्यान दीजिएगा, दोनों ही लक्षण अपने प्रभाव को आंशिक रूप से F1 जनरेशन में या F1 पीढ़ी में प्रदर्शित करते हैं। इसमें बच्चों जो की वर्ड है वो है आंशिक रूप से, पार्शियली, दोनों ही अपने प्रभाव को F1 जनरेशन में दिखाते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देखिए, गुलाबास या मिराबिलिस जाल्पा, इस पौधे में हम देखते हैं कि एक पौधा जिसमें कि लाल फूल लगे हुए हैं और दूसरा पौधा जो है जिसमें कि सफ़ेद फूल हैं, इन दोनों के बीच हम क्रॉस करवाते हैं। तो मेंडल के अकॉर्डिंग, मेंडल के अनुसार F1 पीढ़ी में हमें सारे के सारे ऐसे पौधे मिलने चाहिए जो कि लाल फूल वाले हों, परंतु हमें जो यहाँ पौधे मिल रहे हैं उन सभी में लाल फूल नहीं हैं, फूल जो हैं वो गुलाबी हैं। क्यों है गुलाबी? क्योंकि लाल और सफ़ेद दोनों ही ने अपने प्रभाव को मिश्रित रूप से यहाँ दिखाया, और जो फूलों का रंग है वो गुलाबी है। जो बच्चे पेंटिंग करते हैं उनको पता होगा कि जब हम रेड कलर में वाइट कलर मिलाते हैं तो जो कलर बनता है वो पिंक है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं अपूर्ण, मतलब दोनों ही अपने प्रभाव को आंशिक रूप से F1 पीढ़ी में जो हमें पौधा मिल रहा है उसके पुष्प में प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ चित्र सहित यदि आपको अपूर्ण प्रभाविता पूछा जाएगा, उदाहरण और चित्र सहित, तो आप बहुत अच्छे से इसका उत्तर लिख पाएंगे। दूसरा जो है बच्चों वह है सहप्रभाविता, कोडोमिनेंस। सह यानी साथ साथ, जब दो विपरीत लक्षणों के बीच हम क्रॉस करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में यदि दोनों ही लक्षण साथ साथ, की वर्ड जो है वो साथ साथ अपने प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, तो इस घटना को हम कहते हैं सहप्रभाविता या कोडोमिनेंस। बहुत अच्छे से बच्चों आपको इसके उदाहरण से समझ में आएगा। जब एक ब्राउन कलर की गाय और वाइट कलर के बैल, इन दोनों के बीच हम क्रॉस करवाते हैं तो मेंडल के अकॉर्डिंग तो हमको जो F1 पीढ़ी में गाय या बैल मिलना चाहिए था वो ब्राउन कलर का होना चाहिए था, भूरे रंग का, परंतु यहाँ हम देखते हैं कि गाय या बैल जो हमें प्राप्त होते हैं वो या तो ब्राउन कलर के ऊपर व्हाइट पैचेस होते हैं उनमें, या फिर व्हाइट कलर के गाय या बैल के ऊपर ब्राउन पैचेस होते हैं। अर्थात दोनों ही लक्षण अपने प्रभाव को साथ साथ प्रदर्शित करते हैं। तो ये बात हुई कोडोमिनेंस या सहप्रभाविता की। तीसरा जो बच्चों है मेंडल के अपवाद वो है मल्टीपल एलिल या बहुकारक। जैसा कि मेंडल ने कहा था कि एक लक्षण के लिए एक कारक ही उत्तरदायी होता है, वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन फैक्टर। पर यहाँ हम देखते हैं कि एक लक्षण, यदि एक लक्षण एक से अधिक कारकों के द्वारा नियंत्रित या निर्धारित होता है तो इस प्रकार की घटना को हम कहते हैं मल्टीपल एलिज्म, और जो कारक होते हैं वो बहुकारक या मल्टीपल एलिल कहलाते हैं।
यहाँ उदाहरण में देखिए ब्लड ग्रुप जो है वो एक कारक है, एक फैक्टर है। ब्लड ग्रुप जो है वो एक लक्षण है, और ये जो ब्लड ग्रुप एक लक्षण है, ये मेंडल के अनुसार तो सिर्फ किसी एक कारक द्वारा ही इसको नियंत्रित होना चाहिए था, पर यहाँ आप चित्र में देखिए कि ब्लड ग्रुप या रक्त समूह एक लक्षण है और ये एक से ज़्यादा कारक, जैसे जिस भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होता है तो वो कारक जो होते हैं आई ए के द्वारा प्रदर्शित होगा। यदि किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो वो आई बी के द्वारा होगा। यहाँ पर जो कारक हैं वो बदल गए। और यदि किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो वो आई ओ के द्वारा होगा, और यदि ए बी है तो वो आई बी के द्वारा। अर्थात यहाँ पे एक ही लक्षण रक्त समूह को एक से अधिक कारकों के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है या निर्धारित किया जा रहा है। तो ये जो है ब्लड ग्रुप की जो वंशागति है, एक बहुत अच्छा उदाहरण है बहुकारक का। बच्चों, तो आज जो हमने सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा की। सबसे पहले हमने देखा कि आनुवंशिकी क्या होता है, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण जो है वो आनुवंशिकी कहलाता है। इसके पश्चात बच्चों हमने विभिन्न प्रकार की शब्दावली देखी कि जीन या कारक क्या होते हैं। उसके पश्चात समयुग्मी होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस, विषम युग्मी हम किसे कहते हैं, जीन लोकस क्या होता है, एक संकर क्रॉस, देवसंकर क्रॉस, इनको हमने परिभाषित किया, जीनोटाइप और फिनोटाइप। अब यहाँ पर मैं पुनरावृत्ति में जीनोटाइप और फिनोटाइप इन दोनों में आपको अंतर भी बता रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि परीक्षा में जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में अंतर सामान्यतः पूछा जाता है आपके 12वीं कक्षा के बोर्ड के पेपर में। तो ये जीनोटाइप और फिनोटाइप, जीनोटाइप अर्थात किसी भी जीव विशेष का जो जीनों का फ्रेमवर्क होता है, जीनों के जो लगने का क्रम है, उनकी जो व्यवस्था होती है, उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। इसके विपरीत जो बाह्य लक्षणों का अध्ययन होता है, जो बाह्य लक्षण या आकारिकी जो होता है, उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। दूसरा इसमें अंतर है कि जीनोटाइप जो है वो वातावरण से प्रभावित नहीं होता, जबकि फिनोटाइप जो है वो वातावरण से प्रभावित हो जाता है। जैसे आप कहीं बाहर बहुत दिनों तक धूप में रहते हैं, ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें आप धूप में रह रहे हैं, तो आपकी त्वचा का रंग हल्का सा सांवला हो जाता है, तो वो ये फिनोटाइप पे आपके असर पड़ता है, जबकि जीनोटाइप पर वातावरण का कोई असर नहीं होता। इसके पश्चात हम देखेंगे कि जीनोटाइप जो होता है वो किसी व्यक्ति विशेष का बिल्कुल अलग होता है। वो किसी से उनमें कभी भी दो व्यक्ति विशेष के जीनोटाइप एक जैसे नहीं हो सकते, जबकि फिनोटाइप जो हैं वो दो व्यक्ति हो सकते हैं, जो दो व्यक्ति हैं वो एक समान दिख सकते हैं। अर्थात फिनोटाइप समान हो सकता है परंतु जीनोटाइप समान नहीं होता। तो यदि आपसे अंतर पूछा जाता है, इन बिंदुओं को आप लिखकर जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर आप लिख सकते हैं। इसके पश्चात बच्चों हमने जो मेंडल हैं उनके नियम देखे। मेंडल का प्रथम नियम जो था प्रभाविता का नियम था, जिसमें हमने देखा कि जब एक जोड़ा लक्षणों के बीच में हम क्रॉस करवाते हैं तो एक लक्षण अपने प्रभाव को प्रकट करता है, उसे हमने प्रभावी कहा, जो नहीं प्रकट कर पाता उसे हमने अप्रभावी कहा। दूसरा नियम हमने देखा कि युग्मक निर्माण के दौरान जो कारक होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तृतीय नियम में हमने देखा कि जो ये कारक होते हैं वो चूंकि अलग अलग गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं और स्वतंत्र रूप से अपने प्रभाव को प्रकट करते हैं, तो ये हमने अलग अलग नियम भी देखे। इसके साथ हमने चेकर बोर्ड देखा, पुन्नेट क्रॉस, जिसमें आपने 16 जो हैं वो 16 विभिन्न प्रकार के कॉम्बिनेशंस के साथ अपने रिजल्ट में देखा कि 9:3:3:1 का रेशो हमें किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। इसके साथ साथ अपूर्ण प्रभाविता में आपने गुलाबांस या मिराबिलिस जाल्पा के उदाहरण के साथ देखा कि वहाँ हम जब लाल रंग के पौधे का क्रॉस सफ़ेद रंग के पौधे से कराते हैं तो हमें गुलाबी रंग के फूल वाला पौधा प्राप्त होता है। यह अपूर्ण प्रभाविता है, दोनों ही अपने प्रभाव को आंशिक रूप से दिखाते हैं। हमने देखा सह प्रभाविता, जहाँ की दोनों ही लक्षण अपने प्रभाव को साथ साथ अगली पीढ़ी में प्रदर्शित करते हैं। हमने बहुकारक देखे कि कैसे एक लक्षण को एक से ज़्यादा जो कारक हैं वो निर्धारित करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, और बच्चों ये सारे के सारे बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन बिंदुओं से संबंधित प्रश्न जो है वो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब मैं यहाँ पर गृह कार्य में आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ। इन प्रश्न को आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और बिंदुवार उनके उत्तर लिखिएगा। जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि जेनेटिक्स में या आनुवंशिकी में यदि आप पूरा उत्तर सही लिखते हैं तो आपको उस पर पूर्ण अंक प्राप्त होते हैं। अब यहाँ एक एक प्रश्न आप लिखते जाइए और उनके उत्तर भी समझ कर याद करके अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखिएगा। पहला प्रश्न है बच्चों आपका, पहला प्रश्न देखिए, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर आपको। आनुवंशिकी को परिभाषित कीजिए, डिफाइन जेनेटिक्स।
जेनेटिक्स क्या होती है या आनुवांशिकी को की परिभाषा लिखिए, आप आनुवांशिकी को किस प्रकार परिभाषित करेंगे। इसके पश्चात का प्रश्न है बच्चों, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना? वाई मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा क्योंकि इसका उत्तर मैंने आपको समझाया है। इसके पश्चात जो तीसरा प्रश्न है वो है मेंडल के प्रभाविता के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। मेंडल का जो आपका आनुवंशिकी का प्रथम नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, जिसमें कि मैंने आपको उदाहरण समझाया था, एक लंबा पौधा और एक छोटा पौधा, उस उदाहरण को लेते हुए रे डायग्राम बनाते हुए आपको इसका उत्तर लिखना है। तो ये आपका हो गया एक्सप्लेन दी मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके पश्चात आपका जो प्रश्न है वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, चेकर बोर्ड के द्वारा 9:3:3:1 को समझाइए। With the help of checkerboard, just explain the ratio 9:3:3:1। तो ये सारे प्रश्न जो हैं वो आप एक एक करके लिखिएगा, उनके उत्तर अपनी कॉपी में, जो आपको परीक्षा में भी काफ़ी मदद देंगे। धन्यवाद।